बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्लास 11th का, और हमें इसके बारे में स्टार्टिंग से पढ़ना है। एरिस्टोटल was the earliest to attempt more scientific basis for the classification। ठीक है। चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, तरह तरह के, उनकी तरह के बोलो क्लास करो। सो क्लासिफिकेशन उनकी करने को ही चैप्टर के बारे में समझाया हुआ है। एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, Aristotle was earliest to attempt more scientific basis of classification of organisms. He classified plants to trees, shrubs, herbs, and animals into two groups. दो ग्रुप्स में उसने बांट रखा है क्लास प्लांट्स को और एनिमल्स को, जिसमें प्लांट्स में रेड ब्लड सेल्स के बेसिस पे और नो रेड ब्लड के सेल्स, दो तरह की क्लासेस बना रखी हैं, एक रेड ब्लड सेल वाली और एक नो रेड ब्लड सेल वाली। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि मैमल्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स, फिश, इनमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं। हम मैमल्स हैं, फिश है, फिश में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, बर्ड्स हैं, बर्ड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं। मतलब अगर इनको चोट लगती है तो खून हमारी तरह ही इनका भी होता है, उसमें भी हीमोग्लोबिन होता है, उसमें भी रेड पिगमेंट होता है। और ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं वो दो में बांटे गए हैं, हार्ड बॉडी और सॉफ्ट बॉडी। उनकी हार्ड बॉडी भी हो सकती है देखने से ऊपर ऊपर, और उनकी थोड़ी सॉफ्ट बॉडी भी हो सकती है जिसको शेल प्रोटेक्ट करके रखता है। मतलब जो सॉफ्ट बॉडी वाले होंगे उनको शेल प्रोटेक्ट करके रखेगा। कवच, जैसे कछुए के पास भी कवच होता है। शंख वाला ऑर्गेनिज्म होता है जिसके ऊपर शंख बना हुआ होता है। अंदर ऑर्गेनिज्म रहता है मोलस्क ग्रुप का, फाइलम मोलस्क का होता है, और ऊपर से उसके शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जो ऐसे एनिमल है नो ब्लड सेल्स वाले जिनमें रेड ब्लड नहीं है, वो उनकी बॉडी हार्ड बॉडी होगी या तो सॉफ्ट बॉडी होगी। हार्ड बॉडी वाले इंसेक्ट्स, सॉफ्ट बॉडी वाले शेल और नो शेल। शेल के एग्जांपल आ गए शेल फिश, ऐसी फिशेज होती हैं पानी में रहने वाली जो समुद्र के किनारे पे, जिनकी शंख और सीपियां मिलती भी है, जिनके ऊपर शेल्स रहते हैं, तो उनको शेल फिश कहते हैं। और जो जिनमें शेल नहीं होते उन्हें जेली फिश कहते हैं। उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल ने तो इस तरह से बांटा था कि लाल खून वाले ऑर्गेनिज्म या जिनका खून लाल नहीं होता उस ऑर्गेनिज्म में। दूसरा जो इंसान था या जो थिंकर था, बायोलॉजिस्ट हम बोल सकते हैं, जो जीव विज्ञान में जिनमें जीवों की स्टडी कर रहा था, वो लिनियस था। ये तो हमने अभी भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि इसने हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के जो दो पार्ट्स होते हैं नाम के, जीनस और स्पीशीज। तो लिनियस ने 1758 में प्रपोज भी किया है, दिस सिस्टम क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम, दो किंगडम में बांटता है। किसका? लिनियस का सिस्टम। एरिस्टोटल का सिस्टम कैसे बांट रहा था? एनिमल्स विद रेड ब्लड सेल्स और विदाउट रेड ब्लड सेल्स। लिनियस का सिस्टम कैसे बांट रहा है ऑर्गेनिज्म को? तो किंगडम में ही बांट दे रहा है कि एक तरह के जीव है पौधे, पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, और एक एनिमल किंगडम, है ना। दो किंगडम्स क्लासिफिकेशन कैरलस लिनियस ने की। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स क्या है? प्रोकैरियोटिक यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जो बैक्टीरिया होते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और यूकैरियोट्स जैसे कि चार तरह के ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी, और ये सारे प्लांट्स के टाइप है, मॉसिस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम में तुमने लिखा भी है इनको, मॉसिस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब तरह तरह के प्लांट्स हैं। इसको किस में बांटा जाता है? अंडर प्लांट्स। इन सबको किस में बांटा जाता है? प्लांट्स। पर ये यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं। ये क्या है? यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट क्या होते हैं? जिनके जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो मेम्ब्रेन वाला होता है। इसमें पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो यूकैरियोट्स होते हैं। जिनमें सही से
केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, प्रोकैरियोट। ठीक है। सो अंडर प्लांट्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, और प्लांट्स में इनको क्यों रखा, क्योंकि इनके पास सेल वॉल है, दे हैव सेल वॉल। अब प्रोकैरियोट वाले ऑर्गेनिज्म के पास भी सेल वॉल है, बस केंद्र की तो नहीं है, पर बैक्टीरिया के पास क्या होती है, सेल वॉल, उसका खुद का कैप्सूल होता है, उसकी शेप होती है। साइनोबैक्टीरिया के पास भी शेप होती है, क्योंकि शेप इसीलिए फिक्स है क्योंकि उनकी क्या है, सेल वॉल। किसी भी जीव की शेप क्यों फिक्स होगी, अगर उनकी सेल वॉल होगी तब शेप फिक्स होती है। तो पौधों में हम इनको भी रखते थे और इनको भी रखते थे, यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को भी रखते थे, जबकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता था। और यूकैरियोट वाले पौधों को भी रखते थे, इनके पास न्यूक्लियस होता था। तो इस वजह से ये एक ड्रॉबैक था, ये एक कमी थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, कि उसमें बिना केंद्रक वाले यानी बिना न्यूक्लियस वाले और न्यूक्लियस वाले दोनों जीवों को एक साथ रख रखा था अंडर द प्लांट्स, पौधों के ग्रुप में। जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक उनमें न्यूक्लियस होता है। तो उनमें बहुत बेसिक डिफरेंस है। और प्रोकैरियोटिक में तो जीव की अंदर की और छोटी जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो भी नहीं होती प्रोकैरियोटिक में। वो किस में होती हैं, यूकैरियोटिक में होती है। तो सेल जब माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ होगा, जब देखने लग गए होंगे कि इनके सेल में क्या अंतर है, तो ये पता चल गया कि जिनको हमने प्लांट में रख रखा है उनमें, जब हमने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को भी प्लांट में रख दिया है, तो ये गलत है, ये कमी है, ड्रॉबैक है टू किंगडम की। ये तुमने तो बस दो किंगडम बना दिए हैं, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम, पर उनमें ऐसे जीव आ गए हैं कि जिनमें और भी अंतर हैं, बहुत सारे अंतर हैं। इट इंक्लूडेड, दूसरा ड्रॉबैक क्या था, ये तो पहला ड्रॉबैक था कि हमारा प्लांट किंगडम थोड़ा सा ऐसे मिश्रण हो रहा था उसमें जीवों का। और इसमें सेकंड ड्रॉबैक ये था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिका वाले और मल्टीसेलुलर बहुकोशिका वाले सब एक साथ थे, सेम ग्रुप में थे। ठीक है, चाहे वो प्लांट किंगडम की बात कर लो, चाहे वो एनिमल की। अमीबा भी उसी में होता था, और दूसरे जैसे केचुआ वो भी उसी में होता था, जबकि अमीबा तो एक कोशिका का है, और अर्थवर्म क्या है, मल्टी सेलुलर है। और दोनों एनिमल थे, क्यों, क्योंकि अमीबा भी दूसरे पर खाना खाता है, दूसरे के ऊपर। तो सिर्फ इस बेसिस पे हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक ग्रुप में रखे हैं, वो गलत है। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगायरा एल्गे के अंदर रखी हुई थी। ठीक है। और एल्गे जबकि क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। एल्गे कवक होते हैं जिनमें एल्गे यानी कि ग्रीन, ग्रीन एल्गी भी हो सकती है, रेड एल्गी भी हो सकती है, और ब्राउन एल्गी भी हो सकती है, जो समुद्र में भी पाई जाती हैं, समुद्री जीवों का खाना होती हैं। बड़ी बड़ी लंबी भी होती हैं वो, पौधों की तरह एल्गे समुद्र तल से लगी रहती हैं। तो एल्गी मल्टी सेलुलर भी होती है, कहने का मतलब ये है। और पर क्लेमाइडोमोनास तो क्या है, यूनिसेलुलर। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिका की होती है। तो ये भी गलत है, अगर हम किसी एक ग्रुप को बना रहे हैं तो सेल भी उनका अंतर है, सेल के अंदर अंतर है, तो हम उन्हें एक ग्रुप में क्यों रख रहे हैं। तो ये स्लाइड हमें ड्रॉबैक बता रही है, इसकी कमियां। तीसरी ड्रॉबैक क्या है, डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक फंगी, हेट्रोट्रॉफिक फंगी के बीच में और ऑटोट्रॉफिक फंगी के बीच में, ग्रीन प्लांट्स के बीच में कोई अंतर नहीं था। हेट्रोट्रॉफिक यानी कि जो डेड, सड़ी गली चीजों को डिग्रेड करके अपना खाना लेती हैं फफूंद, वो। और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, प्लांट्स में हम फंगस भी रख रहे थे, तो ये गलत क्लासिफिकेशन थी, क्योंकि जबकि पौधे क्या होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से अपना खाना लेते हैं, और जब ये क्या होते हैं, फंगस, फंगस फफूंद जो होती हैं वो डेड मैटर से लेती हैं अपना खाना। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है उनका, और प्लांट्स का क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक और सेप्रोट्रॉफिक को अलग अलग ना लग के, सिर्फ उनकी सेल वॉल, क्योंकि दोनों में सेल वॉल होती है, इस वजह से उनको पौधे में रख दिया था। पर ये गलत है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, फंगस में भी सेल वॉल होती है।
बट उनका खाना बनाने का तरीका तो अलग है ना, तो उनमें अंतर है, उनका एक अलग ग्रुप होना चाहिए। तो ये जब इन्होंने इन लोगों के सामने जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया और माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हो गई और नए नए तरीकों की इन्वेंशन हो गई, तब क्या हुआ, ड्रॉबैक समझ में आने लग गए कि इन सिस्टम में जो टू किंगडम सिस्टम है उसमें काफी कमियां आ रही हैं। तो इसके लिए हमें ये गलत है एक तरह से, तभी इसमें कमियां आ रही हैं। तो हमें इसको सुधारना पड़ेगा और हमें थ्री किंगडम पे जाना पड़ेगा या फाइव किंगडम पे जाना पड़ेगा। हमें और इसके और बंटवारे करने पड़ेंगे, दो किंगडम के भी और हिस्से करने पड़ेंगे जिसमें चीजों को सही से अलग ग्रुप में रखा जा सके। तो इसको सही रखने के लिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें प्रपोज किया गया प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया और मोनेरा, इनको रखा गया। ठीक है, तो किसने प्रपोज किया, इसमें ये किंगडम्स तो थे पर प्रपोज किसने किया, आर एच विटेकर। आर एच विटेकर नाम के ये पर्सन है, उनकी फोटो भी दिख रही है। और इसमें इन्होंने जितने ग्रुप रखे हैं वो है मोनेरा, MONERA, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल। मतलब तीन ग्रुप और बन गए, तीन ग्रुप बन गए, एक बैक्टीरिया वाला मोनेरा और एक एक कोशिका वाले एनिमल जैसे ग्रुप वाला प्रोटिस्टा और एक फफूंद वाला फंगी। तो इनको अलग ग्रुप बना दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी और आ गए। पहले सिर्फ क्या थे, प्लांटे और एनिमेलिया। इनमें से निकाल निकाल के ऑर्गेनिजम्स को बाकी ग्रुप में बांट दिया गया, जिनके जो फीचर्स जो थे, बॉडी फीचर्स, जिनके सेल के जो फीचर्स थे उनके अकॉर्डिंग, सेल वॉल कैसी थी या खाना कैसे बनाते हैं, वन सेल के हैं या फिर मल्टी सेल के हैं, उसके बेसिस पे इनको अलग अलग किंगडम्स में रख दिया गया, जीवों को निकालकर। मतलब क्लासिफिकेशन थोड़ी और बढ़ गई, पहले सिर्फ दो ही किंगडम होते थे। किसने करा ये, R H विटेकर ने। और क्लासिफिकेशन अब किस किस विशेषताओं पे आधारित थी, सेल स्ट्रक्चर पे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब, और सेल्स का गुच्छे को थैलस बोलते हैं, मतलब उनका सेल्स का मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है। तो सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाना कैसे खाते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब जब वो प्रजनन करते हैं तो उनका किस तरह से मोड रहता है, ए सेक्सुअल रहता है या सेक्सुअल। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब अनुवांशिकी के बेसिस पे वो कौन से पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। तो ये सब कैरेक्टर इसने अकाउंट में लिए, जब भी इसने किसी और ऑर्गेनिज्म को ग्रुप किया, इस ग्रुप में डाला, मोनेरा में डाला या प्रोटिस्टा में डाला या फंगस में, तो उसने इस बारे में सारी विशेषताओं के बारे में ध्यान दिया। फिर जिसमें ये विशेषताएं पूरी हो रही थी, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, जिस ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियस था उसकी प्रॉपर मेम्ब्रेन थी, तो उनको ही यूकैरियोटिक किंगडम्स में रखा और बाकी सबको किसमें रखा, प्रोकैरियोटिक किंगडम। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का क्या लेना है, ऑर्गेनिज्म अब कितने तरह से बट गए, ऑर्गेनिज्म बट गए अब पांच तरीके से, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम, ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा टेबल, ये इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि इसमें जो अभी हम बोल रहे थे ये सब विशेषताएं होती है, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बेसिस पे इन पांचों में क्या क्या है जिन्हें हम मोनेरा कहेंगे, उनमें सेल टाइप कैसा होना चाहिए, उनमें सेल वॉल कैसी होती है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, उनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, वहीं प्रोटिस्टा में कैसी होती है, फंगी में कैसी होती है, ये इसके पूरे बिल्कुल पॉइंट्स बना के दे दिए हैं। अब जो जो ऑर्गेनिज्म नया डिस्कवर होगा, अगर वो इस वाले कैटेगरी के सारे फीचर्स को फॉलो कर रहा है तो वो किस में ग्रुप होगा, मोनेरा में। अगर वो फंगस के सारे फीचर शो कर रहा है तो हम बोलेंगे ये किस किंगडम को बिलोंग करता है, फंगी को।
अगर वो एनिमल्स वाले को कर रहा है, ये सब फीचर्स वो शो करता है कि उसके सेल टाइप कैसी होती है, यूकैरियोटिक। उसकी सेल वॉल एब्सेंट होती है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल नहीं होती हम लोगों के सेल में, सिर्फ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। हमारे में आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है हमारे सेल्स में, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, हमारे अंदर न्यूक्लियस होते हैं, पौधे में भी होते हैं, फंगस में भी होते हैं। तो इन चारों में होते हैं न्यूक्लियस, तो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल्स है। सिर्फ एक किंगडम है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक। उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, वो मोनेरा है। कि उसका सेल टाइप क्या है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट, उसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं। तो वो कौन सा सेल टाइप है, प्रोकैरियोटिक। और बाकी सब क्या है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सेल वॉल कैसी होगी, मोनरा की सेल वॉल कैसी होगी, नॉन सेल्यूलोजिक, मतलब इसमें सेल्यूलोज नहीं होगा। नॉन सेल्यूलोजिक होगी, पॉलीसैकेराइड यानी कि शुगर्स की बनी हुई, पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की। जैसे चावल और आटे में, गेहूं, मक्का, बाजरा, इनमें क्या ज्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड भी एक तरह के क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सैकेराइड वर्ड का मतलब होता है शुगर, और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, पॉलीमर, कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं। क्या होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स। पॉली वर्ड लगने से क्या, पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या होती है, एक पॉलीमर होता है, ठीक है। एब्सेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या रहती है, सेलुलर। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है, ऑटोट्रॉफिक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है, ऑटोट्रॉफिक। प्रोटिस्टा के वहीं पे सभी के फीचर्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो ये वाला जो टेबल है आपको बुक में भी मिल जाएगा, इसमें सारे फीचर्स आपको याद करने, ठीक है। उसके बाद किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के सारे फीचर्स ये तुमने सबने नोट्स में भी लिखे हैं। सभी के फीचर्स अलग अलग से बता रखे हैं। ये इनकी शेप्स हैं, कुछ राउंड बैक्टीरिया होंगे, कुछ रॉड शेप होंगे, कुछ सर्कुलर स्पाइरल होंगे। किंगडम मोनेरा का एक अलग से पूरा डिटेल में बता रखा है, सेल वॉल कैसी होती है, ठीक है। इसके डिविजन्स बताए हैं, और दो तरह के, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इस तरह से ही पूरा चैप्टर। उसके बाद क्या है, प्रोटिस्टा आ जाएगा। किंगडम मोरेना समझने के बाद क्या आ जाएगा, प्रोटिस्टा। किंगडम मोरेना बहुत डिटेल में समझा रखा है इसमें, अलग अलग करके, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा आ जाएगा। अभी सिर्फ मोनेरा के ऊपर स्लाइड है, इसलिए मोनेरा बहुत ज्यादा डिटेल में है। तो इसके फीचर्स हमें हालांकि इतना डिटेल में नहीं करना, हमने एक एक पैराग्राफ लिखा है सभी इसका, किंगडम्स का। एक एक पैराग्राफ या 10-10 पॉइंट्स, हमें उतने से लिमिट करना है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी से लिखा है। देखने हमको ना, जल्दी जल्दी हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसमें काफी डिटेल में दे रखा है। वैसे इसमें अच्छा है बिकॉज इसमें काफी सारे डायग्राम्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं। तो बैक्टीरिया हमारा पहला किंगडम है, किंगडम मोएरा, जिसमें पूरे बैक्टीरियाज आते हैं तरह तरह के। तो बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा होते हैं इन्वायरमेंट में, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम थोड़ी सी मिट्टी भी ले लेंगे अपने हाथ में, उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया रहेंगे। और ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशंस में, बहुत ज्यादा गहरे समुद्र में, और बर्फ के एरिया में या रेगिस्तान में, हमें हर जगह बैक्टीरिया मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो है भी माइक्रोस्कोपिक, और ये भी क्या है, डिकम्पोजर्स है, मतलब ये भी डेड मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज, तोड़ते हैं और मिट्टी में वापस रिसाइकल करते हैं।
बैक्टीरिया की शेप दे रखी है। कोकस किसको बोलेंगे? सर्कल वाले शेप के बैक्टीरिया को। बैसिलस किसको बोलेंगे? ब्रॉड शेप के बैक्टीरिया को। विब्रियम किसको कहेंगे? जो कॉमा जैसा लगता है, मतलब थोड़ा सा कर्व रीजन होता है उसमें, उसे विब्रियम बोलते हैं, कॉमा शेप। स्पाइरलम किसको कहेंगे? जिनकी शेप कैसी है? स्पाइरल। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पर, कि फोकस के आगे स्ट्रेप्टो वर्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये क्योंकि बंच में ग्रो होता है, ज्यादातर ये कॉलोनी में रहता है, बहुत सारे सर्कल आपस में गुच्छा बना लेते हैं, इसलिए इसका नाम ले लिया। अभी भी यहाँ दो सेल्स जुड़कर बैठे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी कैसा है? इसका शेप कैसा है? रॉड शेप, रॉड जैसा। ट्रिपोनिमा पैलिडम कैसा है? ट्रिपोनिमा पैलिडम स्पाइरल जैसा, से कर ऐसे करके पूरा सांप की तरह स्पाइरल जैसा। विब्रियो कॉलेरा कैसा है? कॉमा जैसा। स्टेफिलोकोकस ओरियस कैसा है? ये भी सर्कुलर है और गुच्छे में है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम भी रॉड शेप। लेगोनिला निमोफिला दैट इज ऑल्सो रॉड शेप। ये चेन ऑफ रॉड्स, रॉड शेप बैक्टीरिया की, सिलेंडर बैक्टीरिया की रॉड्स। स्ट्रेप्टोबैसिलस है, ये क्या है? स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टो वर्ड लगाने का मतलब ही चेन, चेन लगाना। हेलिकोबैक्टर, ये थोड़ा सा कैसा है? आपको दिख रहा है? उसमें भी क्या है? ट्विस्ट है एक। हेलिकोबैक्टर भी स्पाइरल में ही आएगा, क्योंकि एक ट्विस्ट आ रहा है, जिसमें भी ट्विस्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका स्पाइरल। सैल्मोनेला टाइफॉइड, जिससे टाइफॉइड होता है, वो बैक्टीरिया कैसा शेप का दिख रहा है? बैसिलस। सैल्मोनेला टाइफी, से टाइफॉइड होता है इस बैक्टीरिया से। किंगडम मोनेरा, अब ये इसका एक बैक्टीरिया को ओपन करके दिखा दी ताकि इसके अंदर का भी आप देख सको। अब इसमें न्यूक्लियस तो है नहीं है, तो डीएनए कैसा है? बिल्कुल सेंटर के रीजन में रहेगा, और जिस रीजन में डीएनए रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसमें कैसा डीएनए है? सर्कुलर डीएनए, गोल गोल लूप्स की तरह डीएनए है। जैसे हम मैगी देखते हैं, मैगी में लोग गोल गोल लूप्स होते हैं, तो ऐसा डीएनए इसके सेंटर में रहता है, बट इसको किसी झिल्ली से कवर नहीं किया है, यानी ये प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऐसे रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। उसमें छोटे छोटे से राइबोसोम्स हैं, जो नीले कलर से दिखा रखे हैं, राइबोसोम्स। इसमें एक डीएनए थोड़ा अलग भी पड़ा हुआ है, ये भी राउंड सर्कुलर है, इसे प्लाज्मिड कहा है। क्या कहा है? प्लाज्मिड। बाकी साइटोप्लाज्म, क्या है? साइटोप्लाज्म। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ग्रीन वाली, और फिर सेल वॉल है, और फिर कैप्सूल। इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि कोई भी बैक्टीरिया अंदर से कैसा होगा। अगर हम इसके डायग्राम को समझ लें तो हम इसके पॉइंट्स भी बना सकते हैं आराम से, कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। ये दिखने में हमें बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, बट स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? बहुत ही सरल, सिंपल होते हैं। सम बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरिया में अगर ग्रीन क्लोरोफिल होगा तो वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। अगर उनमें क्लोरोफिल होगा तो वो अपने इनऑर्गेनिक चीजों से, अपनी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, उनसे ही क्या बना लेंगे? फूड। और कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक होंगे, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो क्या करेंगे? दूसरे डेड मैटर पे डिपेंड। ठीक है। किंगडम मोनेरा में ग्रुप क्या क्या है? दो ग्रुप है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, दो में बांट रखा है। और आर्की बैक्टीरिया में तीन ऑर्गेनिज्म आते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस। और यू बैक्टीरिया में क्या आते हैं? ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। फिर आर्की बैक्टीरिया में और उनके कैरेक्टर्स दे रखे हैं। स्पेशल बात ये है आर्की बैक्टीरिया की कि ये एक्सट्रीम एरिया में मिलेंगे, जैसे गाय के आंतों में भी मिलेंगे ये, क्योंकि ये मीथेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मीथेन, मीथेन बनाते हैं ये। और ये बाकी ऐसी जगहों पे भी मिलेंगे जहां पर थोड़ी गर्म एरिया होगा, जहाँ 100 डिग्री से सेल्सियस से पानी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं मिलेंगे आर्की बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा ये वाले नॉर्मल में मिलते हैं। जो यू बैक्टीरिया वाला ग्रुप होता है वो किसमें मिलता है?
नॉर्मल एरिया में मिले। ठीक है। अब इसके यहीं तक आपको पढ़ना है। तो यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं, और रिजिड सेल वॉल फ्लैजिलम इनमें होता है अगर ये मोटाइल हैं। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक हेटरोट्रॉफ्स। ये बैक्टीरियाज भी इसमें आते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, केमोसिंथेटिक होते हैं, these bacteria also come in the eubacterias. किंगडम मोनेरा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, स्पेशली साइनोबैक्टीरियाज होते हैं। आप यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल देख रहे हो, एनेबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलोटोरिया। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है जो कि सिमिलर है क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि प्लांट्स में मिलता है, ऐसा ही इन बैक्टीरियाज में भी मिलता है। एंड साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस इनकी शेप हो सकती है। मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं ये। एंड दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर में ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो हो जाते हैं। सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इनके अंदर स्पेशल सेल होता है क्योंकि हेट्रोसिस्ट नाम का, और उस सेल से ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। एयर से नाइट्रोजन लेकर ये फिक्स कर देते हैं पानी में और एक्वेटिक एरिया में और सॉइल में। नॉस्टॉक और एनेबिना दो तरह के साइनोबैक्टीरिया हैं। यहाँ पर ऑसिलेटोरिया, एनेबिना और नॉस्टॉक के डायग्राम्स दे रखे हैं स्लाइड में। देन किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में, यू बैक्टीरिया में केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज भी आएंगे। एंड इसमें हमको देखना है कि ऑर्गेनिजम्स अपने कुछ केमिकल रिएक्शन से, कुछ ऐसे केमिकल्स को वो ऑक्सीडाइज करेंगे, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स को, अमोनिया को, जिससे उन्हें एटीपी बनाएंगे। वो दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। वो इन न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करेंगे जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। एंड फिर उनको एनर्जी मिल जाएगी। किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया and heterotrophic bacteria are also there. हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज में डेड मैटर को डिग्रेड करके उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। क्या हुआ, तुम नहीं हो डांस में? हाँ।
मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरियाज अगर कोई हैं तो मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरियाज हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं जो मेजॉरिटी डिकम्पोजर्स हैं। ऐसे बैक्टीरियाज एग्जांपल राइजोबियम जो रूट्स में भी रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के नाइट्रोजन फिक्स करता है, दैट इज ऑल्सो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एंड किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया में हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ह्यूमंस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप देख रहे हैं स्लाइड में कि विब्रियो कॉलेरा बीमारियां कर देता है, लैक्टोबैसिलस कर्ड को सेट करता है, एंड सैल्मोनेला टाइफॉइड का ऑर्गेनिज्म है। राइजोबियम रूट्स में नाइट्रोजन फिक्स करता है। कुछ पैथोजेनिस हैं, डिजीज कॉजिंग कर देते हैं, तो ये बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होती है। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया मेनली फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि बाइनरी फिजन ये करते हैं, एक सेल टूटकर दो में बट जाता है। एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल डबल करता है अपने आप को, सेल उसका डबल होता है और उसके जो डीएनए हैं वो ऑलरेडी डबल हुए होते हैं, वो अलग अलग एक एक सेल में सेपरेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहते हैं। सो मेन प्रोसेस है बैक्टीरिया के प्रोडक्शन की फिजन। अनफेवरेबल कंडीशंस अगर आ जाएं तो ये बैक्टीरिया स्पोर भी बना सकते हैं, जैसे वेजिटेटिव सेल्स स्पोर कोट डेवलप करने लगते हैं अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ, और टफ कवरिंग और स्पोर कोट और डेवलप हो जाता है। मदर सेल के अंदर एक स्पोर डेवलप हो जाता है और धीरे धीरे वो एंडोस्पोर बन जाता है, बैक्टीरिया के अंदर ही स्पोर डेवलप हो जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन यानी जैसे पीएच लो पीएच, हाई पीएच में, जैसे कि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में बैक्टीरिया ऐसा करते हैं कि वो एंडोस्पोर्स बना लेते हैं। कभी कभी बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ट्रांसफर भी देखा जाता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे में वो डीएनए ट्रांसफर करते हैं। किंगडम मोनेरा में माइकोप्लाज्मास भी आते हैं। दे आर द ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल वॉल, ये ऑर्गेनिज्म बिना सेल वॉल के होते हैं। ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत कुछ ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक भी हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। So this was today's Monera topic in which we have discussed about all the bacterias, and I think you have understood it. So I would like to end the class here, and I hope you will learn and read from it and ask your doubts and queries in the comment box. Thank you.